जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम लोगों ने किया तो उसमें हम लोगों ने पृथ्वी की 3 परतें देखा, जिसमें सियाल, सीमा और निफे था। सियाल, सीमा, निफे को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, जैसे एक आप बड़ी बॉल लीजिए, उसके अंदर एक छोटी बॉल लीजिए और उसके अंदर एक छोटी बॉल लीजिए। अगर फिगर से हम लोग इस चीज को देखें तो हम लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक बड़ी बॉल है, उसके अंदर एक छोटी बॉल है और उसके अंदर एक छोटी बॉल है। तो जो सबसे अंदर वाली परत होती है ये आपकी ये निफे कहलाती है। उसके ऊपर ये आपकी सियाल की परत है, सीमा की परत है, और सीमा के सबसे बाहर जो है ये सियाल की परत है। जो सियाल की परत आपकी रहती है, सियाल जो है सीमा पे बिना किसी रुकावट के ये तैर रहा है, और जो ये नीचे वाली निफे है, निफे के ऊपर आपका सीमा तैर रहा है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि सियाल, सीमा, निफे सारी परतें एक दूसरे के ऊपर जो है, आप इसे ऐसे समझें कि ये एक दूसरे के ऊपर, अगर एक क्लॉकवाइज है दूसरी एंटी क्लॉकवाइज है, और इस तरह एक दूसरे के ऊपर घूम रहे हैं। जो सियाल आपकी परत होती है, सबसे ऊपर की जो परतें होती हैं, ये सियाल जो है सिलिका और एल्युमिनियम की परत है, लेकिन जब पृथ्वी ठंडी हुई तो ये सिकुड़ कर कई स्थानों पर टूट गई। और जब सियाल की परतें, जिसे हम लोग भूपर्पटी भी कह देते हैं, तो भूपर्पटी जब ऊपर का हिस्सा आपका सिकुड़ कर कई भागों में टूट गया, तो प्रत्येक टूटा हुआ भाग जो जिसे हम कहते हैं स्थलीय दृढ़ भूखंड, ये स्थलीय दृढ़ भूखंड जो है इसी को हम प्लेट कहते हैं। और ऐसे ही आपकी पूरी पृथ्वी कई भागों में जो टूटी हुई है उसे हम प्लेट कहते हैं। और वृहद स्तर पर जो भूगर्भ शास्त्र ने बताया है कि वृहद स्तर पर बड़ी प्लेटें आपकी 7 होती हैं, और जो लघु प्लेटें होती हैं ये आपकी 20 होती हैं। कुछ किताबों में इसको 19 और 17 करके भी लघु प्लेटों के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ से जो आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आता है, प्रश्न ये है कि प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया? तो प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले विल्सन ने किया था। और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है इसे हैरी हेस ने 1960 में दिया था। कुछ किताबों ने इसे 1962 में लिखा है। लेकिन इसको जो है जो इसे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का जो वैज्ञानिक व्याख्या है ये आपका मॉर्गन ने दिया था। तो पहला प्रश्न जो आपका कंपटीशन में बनता है कि प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया? वो विल्सन ने किया। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को किसने दिया? वो हैरी हेस ने दिया। और इसकी वैज्ञानिक व्याख्या किसने किया? वो आपके मॉर्गन ने किया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका जो है ये 3 प्रश्न जो है यहाँ से प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से आपके हेडिंग से केवल बन रहे हैं। अगर हम शब्दों की व्याख्या करें तो प्लेट क्या है? स्थलीय दृढ़ भूखंड को हम प्लेट कहते हैं। और प्लेट जो विवर्तनकी शब्द है, विवर्तनकी का मतलब होता है, इसके इंग्लिश होती है टेक्टोनिक, मतलब गति होता है। और सिद्धांत जो है, जो थ्योरी है, ये कॉन्सेप्ट है आया, ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इस चीज की व्याख्या करता है कि भूकंप और ज्वालामुखी ये क्यों आते हैं। तो भूकंप और ज्वालामुखी की जो सबसे सिस्टमैटिक व्याख्या है वो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के द्वारा ही दिया जाता है। तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत एक ऐसा विषय है, जो ये ऐसा सिद्धांत है जो आपके भूकंप और ज्वालामुखी की पूरी तरह से एक अच्छी व्याख्या कर देता है कि इनका आने का कारण क्या है और किस प्रकार से ये जो है भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। तो पूरे धरती पर जो आपके इस मैप के द्वारा हम समझते हैं कि जो 7 बड़ी प्लेटें हैं वो कौन कौन सी हैं? उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, दक्षिण अफ्रीकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट के बाद जो है ये आपका यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये आपका यूरेशियाई प्लेट ये पूरा होता है, ये यहाँ से, ठीक है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है हमें कि इसमें भारत समाहित नहीं है। आपके मेंस में अब तो विषय हट गया पीसीएस में, नहीं तो जब विषय का होता तो विषय में ये प्रश्न आता था कि भारत भूगर्भिक दृष्टि से तो एशिया का भाग नहीं है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से एशिया का भाग है। तो इसका उत्तर दिया जाएगा अभी आगे, उसको भी हम देखेंगे। तो एक प्लेट आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, और ये जो नीचे वाला हिस्सा पूरा है ये आपकी ये भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट के बाद आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट और नीचे अंटार्कटिका प्लेट। ये 7 प्लेटें बृहद स्तर पर पाई जाती हैं। और लघु प्लेटें, ये बृहद प्लेटें जो हैं ये स्थान स्थान पे टूटी हुई हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? वो लघु प्लेटें कहते हैं। जैसे आपकी लघु प्लेट्स कहते हैं, जैसे आपका अरेबियन प्लेट, ठीक है, सोमालियाई प्लेट। तो ये छोटी छोटी जो प्लेटें हैं ये बीच बीच में टूटी हुई हैं। तो बृहद और लघु प्लेटों की संख्या से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी हम लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। पुनः ये जो प्लेट होते हैं इनके अपने किनारे होते हैं।
प्लेटों के 3 किनारे होते हैं। प्लेटों के एक रचनात्मक किनारा होता है, एक संरचनात्मक किनारा होता है और एक संरक्षी किनारा होता है। प्लेटों की भी, ये तो किनारों की बात हो गई, लेकिन जब प्लेटों के प्रकार की बात करते हैं तो प्लेट 2 प्रकार के होते हैं, एक महाद्वीपीय प्लेट, एक महासागरीय प्लेट। जब महाद्वीपीय प्लेट की बात हम करते हैं तो जिसमें महाद्वीप का ज्यादा हिस्सा है उसे हम महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं, लेकिन जिसमें महासागर का ज्यादा हिस्सा है उसे हम महासागरीय प्लेट कहते हैं। लेकिन आपका एक प्लेट ऐसा भी है जो आपका भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, इसमें केवल भारत का भूखंड और ऑस्ट्रेलिया का भूखंड, ये 2 आपके स्थलीय भाग हैं, बाकी जलीय भाग हैं, तो इसे महाद्वीप और महासागरीय प्लेट कहा जा सकता है। ऐसा कुछ भूगोलवेत्ताओं ने भी लिखा है इस चीज को। नहीं तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो प्लेट 2 ही प्रकार के होते हैं, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। जो महाद्वीपीय प्लेट होते हैं, महाद्वीपीय प्लेट की मोटाई ज्यादा होती है लेकिन वजन हल्का होता है, यह अपेक्षाकृत हल्की होती है। लेकिन जो महासागरीय प्लेट होती हैं, जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट, इनकी मोटाई जो है कम होती है लेकिन ये भारी प्लेटें होती हैं। समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मैं आपसे बताऊं कि जैसे एक लोहे की प्लेट चद्दर ले लीजिए, एक मोटी चद्दर लोहे की, उसका मोटाई तो कम है लेकिन वजन ज्यादा है, तो ये स्थिति किसकी है? ये महासागरीय प्लेट की स्थिति है। और महासागरीय प्लेट किसकी बनी होती है? ये बेसाल चट्टानों की मुख्यतः बनी होती है। और जो महाद्वीपीय प्लेट होती है, आप इसे इस तरह समझ सकते हैं जैसे रुई का गट्ठर टाइप का एक मोटा सा हिस्सा, आप ऐसा समझ सकते हैं। आसानी से समझने के लिए एग्जांपल दिया गया है। तो आप स्वाभाविक है, अगर रुई की मोटाई ज्यादा रहेगी लेकिन वजन उसका हल्का होता है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं। ये एक समझाने का तरीका केवल है कि रुई के गट्ठर या लोहे के प्लेट के द्वारा। नहीं तो समझने के लिए अगर आप खाली साहित्यिक लैंग्वेज में समझना चाहें तो ये कहा जा सकता है कि जो महासागरीय प्लेटें होती हैं ये मोटाई में कम होती हैं और वजन में भारी होती हैं, लेकिन जो आपकी महाद्वीपीय प्लेट होती है, महाद्वीपीय प्लेट आपकी मोटाई में ज्यादा होती है लेकिन वजन में हल्की होती है। तो एक प्लेटों के प्रकार से ये 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, महाद्वीप और महासागरीय प्लेट। अब इन्हीं प्लेटों के अपने किनारे होते हैं। जब 2 प्लेटें आपस में मिलती हैं और 2 प्लेटें जब आपस में मिलती हैं और अगर वो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो अगर वो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो धरती के नीचे, जब हम सियाल के नीचे आते हैं 100 किलोमीटर की गहराई पे एस्थनोस्फीयर का मलबा होता है। तो जब ये प्लेटें दूर हटती हैं तो एस्थनोस्फीयर का मलबा बाहर आता है और एक नई संरचना बनती है। तो जब नई संरचना का क्योंकि विकास होता है, इसीलिए ऐसे किनारे को हम क्या कहते हैं? इसे संरचनात्मक किनारा कहते हैं। ये आपका जो आप अटलांटिक महासागर देखते हैं, आइसलैंड के दक्षिण से लेकर और बोगोट द्वीप के दक्षिण तक एस अक्षर के आकार में मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ है। इस मध्य अटलांटिक कटक के ये 0 डिग्री की आपकी अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। इसके उत्तर में से हम डॉल्फिन उभार कहते हैं और दक्षिण में से हम चैलेंजर उभार कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसको भी नोट करेंगे। तो ये आपका जो है एस अक्षर के आकार में जो ये सागर के अंदर ही आपका एक पर्वत जैसी संरचना बनी है, इसे हम क्या कहते हैं? मध्य अटलांटिक कटक। तो क्योंकि ये जो उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट है और ये जो आपका यूरेशिया और अफ्रीका है, ये वास्तव में जब इससे टूट के अलग होता है तो नीचे से एस्थनोस्फीयर का मलबा बाहर आता है और एक नई संरचना बनती है। इससे पहले भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि सारी धरती पहले मिला, जितने भी आप स्थलखंड देख रहे हैं, पहले सारे स्थलखंड मिलके आपस में एक थे। इनको समझते हैं। तो जब सारे स्थलखंड आपस में मिलके एक थे तो उनको पैंजिया कहा गया। उनके चारों ओर जलीय भाग था, उनको पैंथालासा कहा गया। ठीक है, बाद में ये 2 भागों में टूट गया पैंजिया। तो उत्तर भाग को क्या कहा गया? उसे लारेशिया कहा गया या अंगारा लैंड कहा गया, और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। अंगारा लैंड जो था उससे 3 महाद्वीप बनते हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। और जो आपका गोंडवाना लैंड है उससे आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इतने महाद्वीप बने। ये सिद्ध भी होता है, आपने जिगजैग थ्योरी पढ़ी होगी। देखिए, जो अफ्रीका का ये हिस्सा कटा हुआ है और जो आपका ये अमेरिका का हिस्सा ये निकला हुआ है, ये लगभग कुछ इस तरह का है। ये इस तरह का अगर देखें तो ये ऐसे जाके इसमें सेट हुआ है। अगर आप इस चीज को, ये जो खांच निकला हुआ है और इस खांच में आप चाहें तो इसको जाकर यहाँ पे सेट कर, तो ये लगता है क्योंकि जो आपके जीवाशेष या जो भी वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं वही यहाँ भी पाए जाते हैं। तो इससे बात सिद्ध होता है कि इन पास्ट कभी ये आपके मिले होंगे। ये हिस्सा जो यहाँ पर कटा हुआ है दोनों अमेरिका के बीच में, और ये यूरोप का ये हिस्सा है, देखिए ये भी यहाँ आकर अगर आप सेट करें तो यहाँ पे सेट बैठता है।
तो ऐसे यहाँ पे जो भारत है ऊपर, ये ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपका यहाँ से ऊपर लगा हुआ था। तो ये सारे स्थलखंड आपस में पहले एक थे, और जब सारे स्थलखंड थे तो बाद में टूट टूट के अपने भूगर्भिक इतिहास में ये सारे अपने वर्तमान स्वरूप में वापस आए हैं। तो इनमें भी जब प्लेटों का जब खिसकाव होना शुरू हुआ तो प्लेटों में खिसकाव होने से कभी कभी संरचना, कभी कभी विनाश हुआ तो कभी विकास हुआ। तो यहाँ पे जो रचनात्मक प्लेट किनारा है, जब दोनों अमेरिका महाद्वीप आपके पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए तो बीच से ये फटा, और फटने के बाद जो है एस्टेन सर्कमफलव बाहर आया, और ये जो संरचना बनी उसे मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। तो इस किनारे को क्या कहा गया? रचनात्मक प्लेट किनारा। अब दूसरा जो होता है विनाशात्मक प्लेट किनारा होता है। विनाशात्मक प्लेट किनारे में क्या होता है? जो भारी प्लेटें होती हैं हल्की प्लेटों के नीचे अधोगमित होती हैं, और जब अधोगमित होती हैं, जैसे आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये यूरेशियाई प्लेट के नीचे ये इसके अंदर धंस रहा है, अधोगमित हो रहा है। तो यहाँ पे जब अधोगमित होता है तो इस हिस्से का विनाश होता है, इसीलिए इस किनारे को क्या कहा गया? विनाशात्मक प्लेट किनारा कहा गया। लेकिन जब दो प्लेट ऐसे कहते हैं कि आपस में जब ओवरलैप करते हैं, आगे पीछे ही सरकते हैं, तो न किसी नई संरचना का विनाश होता है, विकास होता है, और ना ही विनाश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे संरक्षित किनारा कहते हैं। तो इस प्रकार से प्लेटों के 3 किनारे होते हैं, रचनात्मक प्लेट किनारा, संरक्षित प्लेट किनारा और विनाशात्मक प्लेट किनारा। ये 3 प्रकार के किनारे होते हैं। इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जब इन प्लेटों में ही आपका खिसकाव होता है, तो जहां पे भी जब प्लेटें, क्योंकि जितनी भी ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट, इसमें एक चीज आपको और क्लियर करना चाहूंगा, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ये जो ऐसा नहीं है कि जो महासागर हैं, ये महासागर जो है ये महाद्वीपीय प्लेट के ऊपर है, ऐसा नहीं है। महाद्वीपीय प्लेट की मोटाई बहुत ज्यादा है। एवरेज के रूप में जो भूगर्भ शास्त्र ने बताया है, लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक बताया गया है कि ये इनकी जो भूपर्वटी है वो 100 किलोमीटर तक की गहराई उसकी बताई गई है। और अगर आप मेरियाना ट्रेंच, जो महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है, यदि हम उसको लेते हैं तो केवल 11 किलोमीटर के करीब गहरा है, 11,033 मीटर, राउंड फिगर आप उसे 11 किलोमीटर कह सकते हैं। तो कहाँ 100 किलोमीटर की मोटाई और कहाँ केवल 11 किलोमीटर की आपकी गहराई? तो वो 11 किलोमीटर, तो महासागर जो है भूपर्वटी पे मात्र एक गड्ढा है, ऐसा नहीं है कि हाँ उस पर, तो वो जो है सागर जो है वो एज ए गड्ढे के रूप में है केवल भूपर्वटी पर, वो कोई बहुत गहरे स्थान नहीं कि हाँ ये पूरा सियाल सीमा तक चले गए हैं, ऐसा नहीं। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरियाना जो फिलीपींस के पास दक्षिण में आपका जो है यहाँ पर मिलता है, सबसे महासागर का गहरा स्थान है, वो आपका मात्र 11 किलोमीटर की गहराई है। तो ये आपके भूपर्वटी पर केवल मात्र एक गड्ढा है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो है जो महाद्वीप और महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट है, ये अपने आप में इनकी मोटाई काफी ज्यादा है, तो इनको ध्यान रखेंगे तो ये भी। दूसरा प्रश्न जो आपके यहाँ से बन सकता है कि जब ये जो मोटी प्लेटें होती हैं, क्योंकि सारी मोटाई तो बराबर है नहीं, तो कहीं प्लेट पतली है, कहीं मोटी है, कहीं पतली है, तो इन प्लेटों के बीच में जब कभी जिसे कहते हैं कोई कमजोर परत आती है, और धरती के नीचे जब तापमान जैसे जैसे भूमि के नीचे आते हैं, तापमान में वृद्धि होती है, दाब में वृद्धि होती है, चट्टानें पिघल जाती हैं, और जब मैग्मा बनता है तो ऊपर की ओर आती हैं। तो जहां कमजोर परत पाती हैं वो फोड़कर विस्फोट करके वो बाहर आते हैं, उन्हीं को ज्वालामुखी कहते हैं। तो इन प्लेटों में खिसकाव की वजह से जब डिसबैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन बनती है और ज्वालामुखी आता है, और जब इन्हीं प्लेटों में खिसकाव होता है तो भूकंप भी आता है। तो भूकंप और ज्वालामुखी के आने का जो मेन कारण है वो यही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। इस थ्योरी से इसकी व्याख्या की जा सकती है। और इन प्लेटों के खिसकाव की वजह से जो, अच्छा एक बात इसमें और भी ध्यान दीजिएगा, कभी आप ध्यान दें कि भारत में जम्मू कश्मीर में भूकंप आया, लेकिन आपके एमपी में भूकंप नहीं आया। तो अगर सारा स्थलखंड जिसे कहते हैं कि अगर कोई या उत्तरी अमेरिका को हम लेते हैं, यहाँ भूकंप आता है, यहाँ भूकंप नहीं आता है, तो अगर प्लेट एक ही है तो जब एक हिस्सा हिलेगा तो पूरा हिलेगा। लेकिन ये प्लेटें बीच बीच में कहीं ना कहीं टूटी रहती हैं, तो कई बृहद प्लेटें भी कई भागों में टूटी हैं, इसीलिए सारे प्लेट पे एक साथ भूकंप नहीं आता है, कहीं आता है और कहीं नहीं आता है। उनके पीछे भी यही कारण है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसके द्वारा हम भूकंप और ज्वालामुखी क्यों आते हैं इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप लोग रिवीजन करें, आगे भी इस पे चलेंगे।